नए वीडियो के साथ आपका स्वागत है। हमारे चैनल दिल से डायलॉग के साथ जुड़िए और रोचक वीडियो का आनंद लीजिए। 31 अक्टूबर 1984 की सर्द सुबह राजधानी दिल्ली में अच्छी धूप खिली हुई थी। इंदिरा के लिए यह काफी बिजी शेड्यूल वाला दिन था। उन पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाने पीटर उस्तिनोव आए हुए थे। दोपहर में पूर्व ब्रिटिश पीएम जेम्स कैलाहन के साथ मीटिंग तय थी। इसके बाद राजकुमारी एनी के साथ डिनर का प्रोग्राम था। इंदिरा गांधी तैयार होने के बाद अपने घर एक सफदरजंग रोड से अपने ऑफिस बगल के बंगले एक अकबर रोड पर जाने को उठी। यहां पर पीटर उस्तिनोव उनका इंतजार कर रहे थे। कैमरे पर फोटोजेनिक होने के लिए उन्होंने अपनी बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहनी थी। उस दौरान धमकियां मिलने के चलते उन्हें बुलेट प्रूफ जैकेट पहनने के लिए कहा गया था। गेट पर इंदिरा गांधी के सुरक्षा गार्ड सब इंस्पेक्टर बेअंत सिंह और संतरी बूथ पर कांस्टेबल सतवंत सिंह स्टेन गन लेकर खड़े थे। इंदिरा ने हमेशा की तरह दोनों को नमस्ते कहा। इतने में बेअंत ने .38 बोर की सरकारी रिवॉल्वर इंदिरा गांधी पर तान दी। तभी इंदिरा बोली, तुम क्या कर रहे हो? सेकंड्स की खामोशी के बीच बेअंत सिंह फायर करता है। गोली इंदिरा के पेट में लगती है। दूसरी तरफ एक और सिख गार्ड 22 साल का सतवंत सिंह 25 गोलियां इंदिरा गांधी के सीने में उतार देता है। उस वक्त देश के राष्ट्रपति झानी जैल सिंह ओमान में थे और इंदिरा के बेटे राजीव गांधी पश्चिम बंगाल के दौरे पर थे। मैं भारत का पीएम सीरीज के 6ठे एपिसोड में राजीव गांधी के प्रधानमंत्री बनने की पूरी कहानी। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अपनी किताब द टर्बुलेंट ईयर्स 1980 से 96 में लिखा है, 31 अक्टूबर 1984 को राजीव गांधी पश्चिम बंगाल के कोंटाई में एक सभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान प्रणब मुखर्जी को सुबह 9 बजे पुलिस वायरलेस पर मैसेज मिला कि इंदिरा गांधी पर जानलेवा हमला हुआ है। ये सुनते ही मैंने राजीव को चुपचाप एक पर्ची दी। उसमें लिखा था कि अपना भाषण छोटा कीजिए, हमें तुरंत दिल्ली चलना है। राजीव ने ऐसा ही किया। भाषण समाप्त होते ही राजीव ने मुझसे पूछा, क्या हुआ? मैंने बताया कि इंदिरा जी पर हमला हुआ है। गनी खान चौधरी अपनी मर्सिडीज कार से हमारे साथ आए थे। मैं, राजीव और दूसरे नेताओं ने सरकारी एम्बेसडर कार का उपयोग किया था। गनी खान ने कहा कि आप मेरी मर्सिडीज ले जाइए, इससे जल्दी पहुंच पाएंगे। इस दौरान मैंने वहां के वरिष्ठ पुलिस अफसर से कहा कि दिल्ली संदेश भेजकर हमारे लिए एक विशेष विमान भेजें। प्रणब मुखर्जी लिखते हैं, हम चारों, राजीव गांधी, गनी खान चौधरी, राजीव के निजी सुरक्षा अधिकारी और मैं सुबह लगभग 9:40 पर कोंटाई से निकले। वायरलेस पर एक मैसेज मिला कि कोलाघाट में थर्मल पावर स्टेशन के हेलीपैड पर एक हेलीकॉप्टर इंतजार कर रहा है। वो हेलीकॉप्टर कलकत्ता ले जाएगा। स्टेट हाईवे की हालत बहुत खराब थी। तेजी से कार चलाना संभव नहीं था। कोलाघाट पहुंचने में 2 घंटे लग गए। उधर दिल्ली में राजीव के चचेरे भाई और विश्वास पात्र अरुण नेहरू को जब पता चला कि राष्ट्रपति ओमान में हैं, तो उन्होंने कांग्रेस के अन्य वरिष्ठ नेताओं से बात की। ज्ञानी जैल सिंह के उप सचिव रह चुके केसी सिंह ने अपनी किताब द इंडियन प्रेसिडेंट एन इनसाइडर्स अकाउंट ऑफ द जैल सिंह ईयर्स में लिखा है कि अरुण की योजना थी कि जैसे ही राजीव कोलकाता से दिल्ली लौटेंगे, उन्हें राष्ट्रपति की गैरहाजिरी में उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री पद की शपथ दिला देंगे। बाद में किसी ने सलाह दी कि ये ठीक नहीं होगा, इसे कानूनी रूप से चुनौती दी जा सकती है। काफी सोच विचार के बाद उपराष्ट्रपति से शपथ वाला आइडिया ड्रॉप करके ओमान से राष्ट्रपति को बुलाने का फैसला किया गया। कलकत्ता पहुंचने में 45 मिनट लगे। वहां इंडियन एयरलाइंस का विशेष विमान राजीव का इंतजार कर रहा था। दोपहर 1 बजे राजीव को कॉकपिट में पता चला मां नहीं रही। ये सुनते ही सन्नाटा छा गया। मैं राजीव को विमान के पिछले हिस्से में ले गया। उनसे कहा कि आपको ही प्रधानमंत्री बनना होगा। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या आपको लगता है मैं मैनेज कर लूंगा? मैंने कहा, हाँ, हम सब आपकी मदद के लिए मौजूद हैं। आपको सभी का फुल सपोर्ट मिलेगा। हमारा विमान लगभग 3 बजे दिल्ली में उतरा। राजीव एम्स पहुंचे तो आंसुओं से भरी सोनिया अपने पति के गले लग गईं। रशीद किदवई अपनी किताब भारत के प्रधानमंत्री में लिखते हैं कि सोनिया अपनी सास की हत्या से घबरा गई थी। वो बार बार याचना कर रही थी कि राजीव प्रधानमंत्री न बने। पूर्व राज्यपाल पीसी अलेक्जेंडर अपनी किताब माई डेज विद इंदिरा गांधी में लिखते हैं कि सोनिया अचानक अपने पति को लेकर खुदगर्ज हो गई थी। पहले वो रिक्वेस्ट कर रही थी, फिर वो राजीव से झगड़ने लगी कि तुम प्रधानमंत्री नहीं बनोगे, अगर तुम प्रधानमंत्री बने तो वो तुम्हें भी मार डालेंगे। इसके जवाब में राजीव ने कहा था कि मेरे पास ऑप्शन नहीं है, मैं तो वैसे भी मारा जाऊंगा। राजीव ने फैसला किया कि वह 3 अन्य लोगों पीवी नरसिम्हा राव, पी शिवशंकर और प्रणब मुखर्जी के साथ शपथ लेंगे। सिख भावनाओं को ध्यान में रखते हुए बूटा सिंह को भी शपथ दिलाई गई। प्रधानमंत्री को शपथ लेने के लिए बुलाए जाने से पहले ज्ञानी जैल सिंह ने इंदिरा गांधी की आकस्मिक मृत्यु पर दुख व्यक्त किया और 2 मिनट का मौन रखा। इसके बाद राष्ट्रपति भवन से एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई, जिसमें आधिकारिक तौर पर श्रीमती गांधी की मृत्यु की घोषणा की गई।
उपराष्ट्रपति आर वेंकटरमण, जो पास ही खड़े थे, ने दूरदर्शन पर देश को सूचित करते हुए एक साथ घोषणा की कि इंदिरा गांधी का निधन हो गया है और राजीव गांधी के नेतृत्व में एक नई सरकार ने शपथ ली है। राजीव गांधी की अगुवाई में 1984 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 404 सीटें जीती। उन्होंने 5 साल 32 दिन प्रधानमंत्री के रूप में काम किया। वो देश के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री थे। उनके कार्यकाल में शाहबानो केस में फैसला पलटा गया, राम मंदिर का दरवाजा खुला, देश में कंप्यूटर क्रांति आई और बोफोर्स घोटाला हुआ। राजीव गांधी की जिंदगी से जुड़े कुछ और किस्से। शाहबानो केस में आलोचना हुई तो राम मंदिर का दरवाजा खुलवाया। शाहबानो एक मुस्लिम महिला थी। 59 साल की उम्र में पति ने तलाक दे दिया। दोनों की शादी से 5 बच्चे थे। शाहबानो ने गुजारा भत्ता के लिए कोर्ट में केस दायर किया। पहले जिला कोर्ट और फिर हाई कोर्ट ने शाहबानो के पक्ष में फैसला दिया। शाहबानो के पति मोहम्मद अहमद खान वकील थे। उन्होंने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। तर्क दिया कि जिस धारा 125 के अंतर्गत गुजारे भत्ते की मांग की गई है वह मुस्लिमों पर लागू ही नहीं होती, क्योंकि ये मामला मुस्लिम पर्सनल लॉ से संबंधित है। इसके बाद मामला 5 जजों की संविधान पीठ में पहुंचा। 23 अप्रैल 1985 को तत्कालीन चीफ जस्टिस YV चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने शाहबानो के पक्ष में फैसला दिया। इससे मुस्लिम नेता नाराज हो गए। वे सरकार पर दबाव बनाने लगे। प्रधानमंत्री राजीव गांधी को लगा कि मुस्लिम वोट कांग्रेस से छिटक जाएगा। राजीव गांधी ने संसद में कानून लाकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट दिया। इसके बाद राजीव गांधी पर मुस्लिमों के तुष्टीकरण के आरोप लगे। उस वक्त तक अयोध्या राम जन्मभूमि आंदोलन जोर पकड़ने लगा था। हिंदुओं को खुश करने के लिए राजीव गांधी सरकार ने 37 साल से बंद पड़े विवादित राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद का गेट खुलवाने के लिए 31 जनवरी 1986 को जिला कोर्ट में याचिका दायर की। अगले ही दिन 1 फरवरी को जिला जज KM पांडे ने गेट खोलने के आदेश दिए। इसके बाद वहां हिंदुओं ने पूजा अर्चना शुरू कर दी। हालांकि बाद में ये मुद्दा बीजेपी के लालकृष्ण आडवाणी ने कैप्चर कर लिया और गुजरात से अयोध्या तक रथ यात्रा निकाली। पूर्व केंद्रीय गृह सचिव RD प्रधान अपनी किताब माय ईयर्स विद राहुल एंड सोनिया में लिखते हैं, घटना 30 जून 1985 की है। इस दिन एयर चीफ मार्शल LM कात्रे की दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई थी। भारी बारिश के बावजूद प्रधानमंत्री राजीव गांधी और उनकी पत्नी सोनिया गांधी संवेदना व्यक्त करने के लिए दिवंगत वायुसेना प्रमुख के आवास पर गए थे। लौटते वक्त राजीव ने सुरक्षा अधिकारी से कहा कि बाकी लोगों को बता दीजिए कि सुरक्षा काफिला हमारा पीछा न करे। कार राजीव गांधी खुद ड्राइव कर रहे थे। उनके साथ पत्नी सोनिया गांधी भी थीं। थोड़ी दूर चलने पर राजीव ने देखा कि पूरा काफिला उनके पीछे चल रहा है। राजीव ने कार रोकी और मूसलाधार बारिश में ही बिना छाते के बाहर उतरे। पीछे चल रही तीनों एस्कॉर्ट कारों की चाबी निकाली और किनारे बह रहे नाले में फेंक दी। सुरक्षा में लगी सभी 6 कारें बीच सड़ी राढक में दिल्ली के राजाजी मार्ग पर खड़ी थीं। प्रधान लिखते हैं कि बड़ी समस्या तब हुई जब प्रधानमंत्री की कार में लगे वायरलेस से सुरक्षा कर्मियों का संपर्क टूट गया। 15 मिनट तक PM से कोई कम्युनिकेशन नहीं था। सभी की सांसें फूली हुई थीं। राहत तब मिली जब राजीव और सोनिया सुरक्षित PM हाउस पहुंच गए। 24 मार्च 1986 को राजीव गांधी सरकार ने स्वीडन की हथियार बनाने वाली कंपनी AB बोफोर्स से 1437 करोड़ रुपए का सौदा किया। इस सौदे के तहत इंडियन आर्मी को 155 mm वाली 400 होवित्जर तोप की सप्लाई होनी थी। इसे देश के ज्यादातर लोग बोफोर्स तोप भी कहते हैं। वरिष्ठ पत्रकार देवाशीष मुखर्जी अपनी किताब द डिसरप्टर हाउ VP सिंह शूक इंडिया में लिखते हैं कि इस डील में भ्रष्टाचार के आरोप लगे। इसी के चलते राजीव सरकार में रक्षा मंत्री रहे VP सिंह ने 12 अप्रैल 1987 को इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे के 4 दिन बाद 16 अप्रैल 1987 को स्वीडन के रेडियो में खबर चली कि भारत के साथ हुए रक्षा सौदे में घूसखोरी हुई है। मीडिया की खबरों के अनुसार राजीव गांधी परिवार के नजदीकी इटली के एक बिजनेसमैन ओत्तावियो क्वात्रोकी ने इस मामले में बिचौलिए का रोल निभाया था। उन्होंने दलाली की रकम नेताओं तक भिजवाई थी। आरोप प्रत्यारोप के बीच 1989 के चुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस पार्टी की हार हुई। राजीव गांधी ने अपने कार्यकाल में श्रीलंका में शांति सेना भेजी थी, जिससे तमिल विद्रोही संगठन लिट्टे लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम नाराज चल रहा था। 21 मई 1991 का दिन, जब लोकसभा चुनावों के लिए प्रचार करने राजीव गांधी चेन्नई के पास श्री पेरम्बदूर गए, तो वहां लिट्टे ने राजीव पर आत्मघाती हमला करवाया। राजीव को फूलों का हार पहनाने के बहाने लिट्टे की महिला आतंकी धनु आगे बढ़ी। उसने राजीव के पैर छुए और झुकते हुए कमर पर बंधे विस्फोटकों में ब्लास्ट कर दिया। धमाका इतना जबरदस्त था कि कई लोगों के चीथे ढहे उड़ गए। जब धुआं छंटा तो राजीव गांधी की तलाश शुरू हुई। मांस के लोथड़ों के बीच राजीव गांधी का पैर दिखाई, जिसमें उन्होंने लॉटो का जूता पहन रखा था। उनका हाथ भी दिखा, जिसमें गुच्छी की घड़ी बंधी थी।
उनका शरीर औंधे मुंह पर था और सिर फट चुका था और देश के बड़े नेता राजीव गांधी की मौत हो गई। भारत का पीएम सीरीज के 7वें एपिसोड में जानिए 343 दिन के छोटे से कार्यकाल में बड़े फैसले लेने वाले प्रधानमंत्री वीपी सिंह की कहानी।